नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन में आपका स्वागत। मैं राकेश चौहान, आपका सामान्य विज्ञान टीचर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़े हैं। उनमें हमने ये जाना है भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आज हम उन्हीं के ऊपर पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये उदाहरण तभी समझ में आएंगे जब आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे, यानी वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है और उन्हीं बेस पे आज क्या है महत्वपूर्ण उदाहरण जो आप आसानी से पता कर पाओगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जिसमें से पहला उदाहरण है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एलडीसी में पूछा गया उदाहरण है। पहला उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। आप मोमबत्ती को जलाओगे तो आपको वापस मोमबत्ती प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन ये एक संशय का क्वेश्चन है कि इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। तो ये आपको 100% याद करना है कि ये होगा भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक व रासायनिक। यानी एग्जाम में अगर केवल रासायनिक आए तो आपको केवल रासायनिक करना है, अगर केवल भौतिक आए तो केवल भौतिक करना है। अगर आपको दे दिया जाए ए और ये दे दिया जाए बी, सी ऑप्शन ये दिया जाए ए व बी, तो आपका आंसर होना चाहिए ए तथा बी। यानी मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है। मैं बात करूं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है स्प्रिंग का खींचना। आप स्प्रिंग को खींचोगे, आपने जो बल लगाया आप छोड़ते ही वापस इस स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी, यानी जो पहले पदार्थ था वापस वही प्राप्त हो सकता है। तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। मैंने बताया था पार्ट 1 में, आप जाके जरूर देखें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे ही आपके पास कोई स्प्रिंग है, इसको आपने खींचा, लेकिन बल छोड़ने पर स्प्रिंग वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो एक ही चीज याद रखनी है, जब पदार्थ मूल पदार्थ वापस प्राप्त हो सकता है तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो ये भी किसका है उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। किसका? भौतिक परिवर्तन। तीसरा एग्जाम्पल कपड़ों का धूप में सूखना। ये तो आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हो, कपड़े सुखाते हो तो सूख जाते हैं, भीगे हुए कपड़े सुखाते हो तो सूख जाते हैं। अगर आप उन कपड़ों को वापस भिगोगे तो भीग जाएंगे, यानी जहां थे हम वापस वहां आ सकते हैं। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कुछ नया पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। क्या कपड़े सूखने के बाद दूसरों के कपड़े हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं पॉसिबल है, यानी हमारे कपड़े तो हमारे ही रहेंगे, यानी कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो एक ट्रिक ये याद रखनी है, जब आपको कुछ नया मिल ही नहीं रहा है तो आपको कहाँ जाना है? सीधा भौतिक परिवर्तन के। अब मैं बात करूं माचिस की तीली जलना, तो एक आपको ट्रिक बताई थी, जलना, गलना, सड़ना। ये आए तो जाना है हमेशा रासायनिक के पास। किसके पास? रासायनिक परिवर्तन। और मैं सिद्ध कर देता हूं आपके पास, अगर माचिस की तीली जलेगी तो वो जल जाएगी, वापस वो तीली नहीं ला सकते। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब मैं बात करूं गुब्बारा का फूलना। ये आप छोटे बच्चे गुब्बारे को फुलाते हैं, फिर वापस हवा निकल जाती है, फिर वापस फुलाते हैं, यानी जहां थे हम वहां वापस आ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का फिजिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन। अब मैं बात करूं चूने का पानी दूधिया होना। इंपॉर्टेंट है, एलडीसी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चूने का पानी दूधिया होना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसको समझने से पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे CaO, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो चूना जो आप मार्केट से लेके आते हो उसका रासायनिक सूत्र है। अगर आप उसमें क्या डालो? पानी डालो। क्या डालो? पानी, यानी H2O। तो CaOH होल ट्वाइस। इसे सामान्य लैंग्वेज में बोला जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। तो चूने का पानी दूधिया होना, तो सीधा आंसर होना चाहिए ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, यानी कुछ ना कुछ केमिकल मिल रहे हैं और कुछ नया बन रहे हैं। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो ये भी किस में जाएगा एग्जाम्पल? रासायनिक परिवर्तन में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ये आप 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि जब प्रिज्म होता है, ये ऐसा प्रिज्म है, अगर यहां से श्वेत प्रकाश गुजारी जाए
तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगर यहाँ उल्टा प्रिज्म लगा दिया जाए तो वापस एक प्रकाश की किरण बाहर निकलती है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फैक्ट के रूप में क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे कि प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद कितने रंगों में विभक्त होती है। यह भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि 7 रंगों में विभक्त होती है। और ये आप 12th में प्रैक्टिकल करके आए हो साइंस वाले स्टूडेंट, प्रिज्म उल्टा लगा दिया जाए तो वापस एक किरण प्राप्त होती है। यानी हमारे पास प्रकाश की एक किरण थी और लास्ट में जाके एक प्राप्त हो रही है। यानी जहां थे हम वापस वहीं आ सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए भौतिक परिवर्तन। यानी ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का। किसका? याद रखना आप थोड़ा, प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद 7 रंगों में विभक्त होना, ये किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। ये हमारे दैनिक जीवन में आपको देखने को मिलता होगा। बालों का सफ़ेद होना, काफ़ी लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वे डाई वगैरह करवाते हैं, ब्लैक तो हो जाते हैं लेकिन नेचुरली ब्लैक नहीं होते हैं। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब बाल काले से क्या हो गए, सफ़ेद हो गए, तो वो सफ़ेद ही रहेंगे नेचुरली रूप से। यानी कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो गया। पहले हमारे पास क्या थे? काले बाल थे, फिर क्या हो गए? सफेद। काले से सफेद, सफेद से वापस काले नहीं हो सकते, प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकते ना। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कुछ ना कुछ नए लेके आ गए। काले बाल थे, सफेद हो गए, तो किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। यानी कुछ नया परिवर्तन आ गया आपके अंदर। मैं बात करूं सनी हुई मिट्टी का सूखने पर क्या होना? भंगुर होना। यानी अगर मिट्टी भीगी हुई है, सूखने के बाद एकदम भंगुर कड़कपन आ जाएगा और वापस भीगने के बाद एकदम मुलायम हो जाएगी। यानी जहां थे वापस वहां जा सकते हैं बच्चों। तो किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक। किस प्रकार का? भौतिक। केक का बनना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। केक में कौन सा सोडा होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रकार हमने कुछ बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़े हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको नीचे पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक नया टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। किण्वन हम पढ़ेंगे अब। किण्वन क्या होता है? किण्वन, अगर आपको पूछ लिया जाए किण्वन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की, तो आपका आंसर होना चाहिए सन 1857। सन 1857 याद रखना। और वैज्ञानिक का नाम याद रखना, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। रेबीज के टीके की भी खोज इन्होंने की थी। लुईस पाश्चर सन 1857 में किण्वन की खोज की थी। और इन्होंने बताया था कि किण्वन क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अब बात करूं कार्बनिक यौगिक की। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन। तो इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिक का यीस्ट तथा बैक्टीरिया, यीस्ट तथा बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होना, यानी कार्बनिक यौगिक का बैक्टीरिया तथा यीस्ट द्वारा छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे अंगों में टूटना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और एग्जाम में इसके एग्जाम्पल 100% पूछे जाते हैं। किण्वन पहले तो आपको पता होना चाहिए किसका उदाहरण है। तो ये हम पढ़ रहे हैं भौतिक व रासायनिक, तो ये है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। और अभी हाल ही एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कटी सेव का भूरा होना। कटी सेब का भूरा होना। ये अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, तो आपका आंसर होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन का। क्योंकि सेव के ऊपर आयरन होता है। सेव में क्या होता है? आयरन। जैसे कटी हुई सेव है तो यहाँ क्या होता है? आयरन। और वायुमंडल की उपस्थिति में कौन क्रिया कर लेता है? ऑक्सीजन। यानी ऊपर क्या बना लेती है? आयरन ऑक्साइड की क्या बना लेती है? परत। क्या बना लेती है? आयरन ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेती है। यानी कुछ ना कुछ परमाणु मिलके या अणु, यानी कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हो रही है। तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक। अगर इससे भी डीप क्वेश्चन पूछ लीजिए इसके अंदर कि भौतिक व रासायनिक नहीं देके आपको दे दे किण्वन,
तो आपको याद रखना किण्वन का उदाहरण क्या है, कटी सेव का क्या होना, भूरा होना किसका उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण। और मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, गन्ने के रस से वाइन यानी शराब बनाना भी कौन सा उदाहरण है, ये भी एक किण्वन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। और अगर आपको पूछ लिया जाए दूध से दही, ये वैसे तो रासायनिक परिवर्तन का है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर भी अगर डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसका उदाहरण है, तो आंसर होना चाहिए किण्वन का। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है, लैक्टोबैसिलस, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस, ये आपको याद रखना है। कौन सा बैक्टीरिया उपयोग में आता है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से क्या बनता है, दही बनता है। आपने इडली ब्रेड, ये सभी किसके ऊपर कार्य करते हैं, यानी किसके उदाहरण हैं, किण्वन के उदाहरण हैं। यानी आपको एक बार मैं फिर बता देता हूं, किण्वन की खोज सन 1857 में लुईस पास्चर ने की थी। क्या होता है किण्वन की कार्बनिक यौगिक का छोटे छोटे भागों में टूटना, यानी यीस्ट या बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। यानी कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है, यीस्ट तथा बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक यौगिक का छोटे छोटे भागों में टूटना क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए किण्वन। फिर इसके एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है, कटी सेव का भूरा होना, ये किस प्रकार का उदाहरण है, अगर सीधा पूछा जाए तो रासायनिक परिवर्तन का, और उसके अंदर पूछ लिया जाए तो किण्वन का उदाहरण है। गन्ने के रस से वाइन यानी गन्ने के रस से शराब बनाना भी क्या है, कौन सा है, किण्वन का उदाहरण है। दूध से दही, किण्वन का। इडली ब्रेड आदि का निर्माण, ये भी किसके उदाहरण है, किण्वन के उदाहरण है। जानकारी, तो मृदु जल के बारे में आपको केवल एक ही कथन याद रखना कि ये ऐसा जल है जो साबुन के साथ आसानी से जाग देता है, और कठोर जल क्यों नहीं देता है, रीजन आपको बता दिया, एक बार फिर बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं कठोर जल की, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो कैल्शियम +2 जिसे आप कहोगे कैल्शियम, और दूसरा आपको याद रखना मैग्नीशियम +2। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन जो क्या बनाते हैं, अविलेय अवक्षेप बना देते, क्या बना देते, यानी नहीं मिलने वाला अवक्षेप, इस कारण जाग नहीं देते हैं, इस कारण जाग नहीं देते। अब मैं बात करूं कि कठोर जल के थोड़ा डीप जाए, अगर हम कठोर जल के अंदर भी दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने प्रकार की कठोरता पाई जाती है, 2 प्रकार की। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगना आप मेरी दृष्टि से, कि एक तो होती है स्थायी स्टेबल, और दूसरी होती है अस्थायी। क्या होती है, एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी कठोरता, और पहली होती है स्थायी कठोरता। तो आपको ये तो कंफर्म पता चल गया कि कठोर जल है, तो आप आंख बंद करके ये सोच सकते हैं कठोर जल है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 आयन तो 100% होंगे। अगर ये कठोर जल के 2 प्रकार है, एक तो स्थायी कठोरता है उसमें और एक है अस्थायी, तो ये तो 100% हो गया कि इसमें भी कैल्शियम +2 होंगे और इसमें भी मैग्नीशियम +2 होंगे। और बात करूं अस्थायी की, इसमें भी कैल्शियम +2 होंगे और इसमें भी क्या होंगे, मैग्नीशियम +2 के आयन होंगे। यानी कठोर जल के ये 2 प्रकार की कठोरता, एक तो स्थायी और एक अस्थायी, तो इसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थायी कठोरता में किसके आयन होते हैं, यह तो कन्फर्म है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, लेकिन इसके साथ कौन होते हैं, अस्थायी में इसके साथ कौन होते हैं। तो ये ट्रिक बता देता हूं आपको याद करने की, बहुत ही आसान ट्रिक है। अस्थायी यानी हमारे घरों में काम करने वाली बाई आती है जिसे हम बोलते हैं काम वाली बाई, वो अस्थायी है, हम जब चाहे दूसरी काम वाली बाई ला सकते हैं अगर वो काम सही ढंग से नहीं करे। तो अस्थायी, अस्थायी कौन होती है, बाई, काम वाली बाई। तो यहां याद करना है बाइकार्बोनेट, क्या याद करना, बाइकार्बोनेट। आपका आंसर यहां से पकड़ लेना जहां पर भी आपको बाइकार्बोनेट दिखे, लेकिन याद रखना किसके, एक याद रखना इसके, यानी मैग्नीशियम
और दूसरा कैल्शियम, यानी मैं बात करूं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जहां भी होंगे, किसके अस्थायी कठोरता का कारण वही होगा। अगर स्थायी कठोरता का कारण पूछ लिया जाए कैल्शियम का सल्फाइड और इसी का भी क्लोराइड, और मैग्नीशियम का सल्फाइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड, तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, कठोर जल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन अविलेय अवक्षेप बनाने के कारण जाग नहीं देते हैं, और इसमें दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, स्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता कैल्शियम के सल्फाइड तथा कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फाइड तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, चारों में से कोई भी ऑप्शन में आए तो स्थायी कठोरता करना। अगर पीछे लिखा हुआ बाइकार्बोनेट, लेकिन बाइकार्बोनेट के साथ आना चाहिए, या तो कैल्शियम आएगा ऑप्शन में या क्या आएगा मैग्नीशियम। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ, एक बार फिर बता रहा हूं, स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फाइड व क्लोराइड के कारण, और पूछ ली जाए अस्थायी कठोरता तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? बाइकार्बोनेट के कारण। यानी अस्थायी कठोरता घर वाली काम वाली बाई अस्थायी होती है, तो पीछे याद रखना बाइकार्बोनेट। क्या याद रखना? बाइकार्बोनेट। तो आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के, और उसके बाद हमने पढ़ा था किण्वन की खोज लुईस पास्चर ने 1857 में की थी। उदाहरण याद रखने हैं, कटी सेव का भूरा होना, गन्ने के रस से वाइन बनाना, और दूध से दही बनाना, ये किस प्रकार के उदाहरण है। फिर हमने पढ़ा था सामान्य जल का परिचय, जल का पीएच मान 7 होता है, ये एक उदासीन प्रकृति का यौगिक है। और फिर हमने पढ़ा था जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक होती है मृदु और एक होती है जल दो प्रकार के होते हैं, एक तो मृदु और एक कठोर, और कठोर जल के अंदर दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, स्थायी तथा अस्थायी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक दे रखा है, आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।